जय हिंद। आइए आज देखते हैं हम लोग बायोलॉजी का ब्लड चैप्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर का हम 3 पार्ट बताएंगे। पहले पार्ट में हम लोग ब्लड के बारे में समझेंगे, दूसरे पार्ट में हम लोग ब्लड के क्लॉटिंग यानी खून थक्का कैसे बनता है उसको समझेंगे, और तीसरे पार्ट में ब्लड ग्रुप के बारे में समझेंगे। आप ब्लड ग्रुप में अक्सर क्वेश्चन देता है कि माँ का ग्रुप बी है और पिता का ग्रुप ओ है तो संतान में किसकी संभावनाएं होंगी। तो यह पार्ट आपका, ये वीडियो ब्लड चैप्टर 3 पार्ट में बनेगा। इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, ब्लड जो होता है उसको हिंदी में रक्त कहते हैं, उर्दू में लहू कहते हैं। ब्लड का अध्ययन 2 होता है, या तो सेरोलॉजी भी आप उसे कह सकते हैं और हेमेटोलॉजी भी कह सकते हैं। सेरोलॉजी और हेमेटोलॉजी दोनों होता है ब्लड का अध्ययन। अब कुछ ब्लड की हम बेसिक जानकारियां देख लेते हैं पहले, जो आप सबको पता होगा। सबसे पहला, ब्लड एक प्राकृतिक कोलाइड है, ये एक नेचुरल कोलाइड है। आपसे कोई कहते कि कोलाइड क्या है, तो इसको केमिस्ट्री में हम डिटेल से करेंगे। अभी आप इतना समझिए कि कोलाइड ऐसे लिक्विड को कहते हैं कि जिसे आप कपड़ा या किसी चीज़ से छानेंगे तो उसका 100% उस पार नहीं जाएगा, कुछ इधर उधर फंस जाएगा। जैसे दूध छानिएगा तो मलाई फंस जाएगा, आइसक्रीम छानिएगा तो ऊपर से कुछ फंस जाएगा, वैसे ही ब्लड छानिएगा तो उसका कुछ हिस्सा नीचे जाएगा, ऊपर फंस जाएगा। तो ऐसे फंसने वाले चीज़ों को हम क्या कहते हैं? कोलाइड। याद रखिए, ये केवल समझने के लिए बता रहे हैं, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन इस आधार पे आप कोलाइड को इजीली पहचान सकते हैं। तो रक्त एक प्रकार का प्राकृतिक कोलाइड है। इससे पहले के चैप्टर में बता दिए थे, रक्त एक संयोजी उत्तक है, कनेक्टिंग टिश्यू है। कनेक्टिंग टिश्यू उसे कहते हैं जो पूरे बॉडी को कनेक्ट करके रखता है, जोड़ के रखता है, अर्थात संयोग करके रखे रहता है। अतः इसे हम संयोजी उत्तक कहते हैं। जो ब्लड होता है इसका पीएच जो होता है 7.4 पीएच जो होता है वो क्षार का होता है। अगर कोई चीज का पीएच 7 से ऊपर जाता है तो वो बेस हो जाता है, और 7 से नीचे आता है तो एसिड हो जाता है, और 7 पे रुक गया तो न्यूट्रल। अतः पीएच 7 होने के कारण ये क्या होता है? 7.4 होने के कारण ये क्षार होता है। मेल में इसकी संख्या 5.5 लीटर होती है। मेल में इनकी संख्या कितनी होगी? 5.5 लीटर। और फीमेल में इनकी संख्या होती है 5 लीटर, अर्थात मेल से आधा लीटर कम होती है। अब ये क्यों आधा लीटर कम होती है? अब किसी से पूछेगा, हम तो एक आदमी से पूछे थे तो बोल रहा था कि शादीशुदा आदमी थे, वो बोल रहे थे आधा लीटर कम इसलिए होता है ताकि वो दूसरे का खून चूस सके। हालांकि ये कोई रीजन नहीं है कि दूसरे का खून चूस सके, इसलिए पहले से स्पेस दिया हुआ है। रीजन ये है कि फीमेल में ना हीमोग्लोबिन कम होता है, और हीमोग्लोबिन भी आरबीसी का निर्माण करता है, और आरबीसी ब्लड का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। इसलिए हीमोग्लोबिन के कमी की वजह से फीमेल में जो ब्लड होता है वो आधा लीटर कम होता है। तो ये बेसिक चीज़ आप समझते हैं। अब ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कहाँ होता है? तो हम लोग जो एडल्ट हैं उनमें हड्डियों के बीच के बोन मैरो में होता है। आप हड्डी देखे होंगे, आप लोग कई तो हड्डी जब आप चिकन वगैरह खाते होंगे तो कूच देते होंगे, उसके अंदर झांकिएगा, हड्डी के अंदर ऐसे तोड़ के, तो उसमें जाली जाली रेड कलर का रहता है, उसे हम अस्थि मज्जा या बोन मैरो कहते हैं। तो एडल्ट लोगों में, वयस्क लोगों में ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। लेकिन बात करिए उस बच्चे की जो अभी माँ के पेट में अभी पैदा ही नहीं हुआ, उसमें हड्डी नहीं रहता है, और हड्डी रहता है अभी तो एकदम कमजोर रहता है, जिधर मुड़िएगा उधर मुड़ जाएगा, तो उसमें तो बोन मैरो की कमी होती है, उसका कहाँ बनेगा? तो जो भ्रूण, जो बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ है, माँ के पेट में है, उसे इंग्लिश में एम्ब्रॉय कहते हैं और हिंदी में भ्रूण कहते हैं। अब वो 3 महीने का पेट में बच्चा है तो भी भ्रूण है, और 9 महीने का है तो भी भ्रूण है। अगर पैदा हो गया तब बच्चा कहलाता है, नहीं पैदा रहेगा तो भ्रूण रहेगा। तो भ्रूण में जो ब्लड का निर्माण होता है वो लीवर में होता है, लीवर के मीसोडर्म में, उसी का हिस्सा होता है। तो आप लीवर ही याद रखिए, यकृत में। तो ये इसका बेसिक इंफॉर्मेशन। अभी थोड़ा और समझते हैं हम लोग ब्लड के बारे में कि ये जो ब्लड है ये स्टोर कहाँ रहता है। तो कई लोग कहते हैं हार्ट में। बाबू, हार्ट में ब्लड स्टोर नहीं रहता है। दिल में स्टोर हो गया तो हार्ट अटैक आ जाएगा। ब्लड जो स्टोर होता है ना, ये पेट में, पेट को हम लोग उदर कहते हैं, उदर। अब पेट खाली जगह है तभी ना खाना खाते हैं तो चला जाता है। तो उदर गुहा में यहाँ पर बाईं ओर एक एस्पिलीन होता है, जिसे हिंदी में प्लीहा या तिल्ली कहते हैं। तो प्लीहा या तिल्ली में ही ब्लड जाके स्टोर रहता है, इसलिए एस्पिलीन को हम ब्लड बैंक के नाम से भी जानते हैं। आरबीसी जब अभी हम आगे पढ़ाएंगे आपको ब्लड का, वो जब मरता है तो वो भी जाके एस्पिलीन में ही जाके इकट्ठा हो जाता है। इसीलिए स्टोरेज कौन करता है? एस्पिलीन, उसी को प्लीहा या तिल्ली कहते हैं। और मरने के बाद यानी कब्र जो होता है वो भी एस्पिलीन होता है। तो एस्पिलीन को हम ब्लड बैंक भी कहते हैं, और कब्रिस्तान यानी ग्रेवयार्ड के नाम से भी जानते हैं। अब एक कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? चिपचिपा पदार्थ। जैसे आप तेल मसाला ज़्यादा खाइएगा, खूब काजू किशमिश बादाम ये सब खाइएगा तो उसमें चिपचिपा चीज़ होता है, वसा का एक रूप होता है।
तरल वसा फैटी एसिड होती है, उसी को क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल। ये कोलेस्ट्रॉल बहुत घातक होता है, ये जान ले लेता है, हार्ट अटैक ले आ देगा। क्योंकि अगर आपके रक्त में अगर ये चर्बी यानी तेल की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो दिल पे जाके चिपक जाएगा, फिर दिल को धड़कने नहीं देगा। तो ये कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल होना चाहिए वो 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर। अभी ब्लड को एक्चुअली जो पैथोलॉजी लैब होते हैं जहां आप जांच कराने जाते हैं उसके लिए वो डेसीलीटर में नापते हैं। तो इसका जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है वो 200 डेसीलीटर होता है। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा है, इसमें हर एक चीज़ याद रखिएगा। आप देखिए जो हम यहाँ स्लाइड बनाते हैं वो हम फालतू के लिए नहीं बनाते हैं। आप 1 सेकंड के लिए भी वीडियो स्किप नहीं कर सकते, हम आपके हर एक सेकंड का ख्याल रखते हैं। तो आप भी ध्यान से देखिएगा, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम उसी को यहाँ लिखते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल कितना हो जाता है बाबू, 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर। जब भी आप बायोलॉजी देखिएगा ना तो ये डेसीलीटर में देता है, आप बस यही 200 याद रखिएगा। ऑप्शन में ना आपकी यूनिट लिखे रहते हैं। अब एक होता है हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन को हम शॉर्टकट में HB कहते हैं। इसी के कारण ब्लड जो होता है वो लाल हो जाता है। ये हीमोग्लोबिन अभी जस्ट आगे इसको समझाएंगे। ये हीमोग्लोबिन का भी लेवल पूछ देता है आपसे कि कितना होता है। तो हीमोग्लोबिन के अंदर ना आयरन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाएगा, आयरन। तो यहाँ हम लिख देते हैं हीमोग्लोबिन में ऐसे Fe लिख देते हैं, आप समझिएगा आयरन पाया जाता है। तो ये हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। ये मेल में जो होता है ना 14 ग्राम, फिर देखिए 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर, और फीमेल में 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर। यानी हर एक डेसीलीटर, यानी आप एक तरह से समझिए तो एक ढक्कन पे, मतलब डेसीलीटर इतना सा होगा। तो डेसीलीटर यानी इतनी सा भी अगर ब्लड लेते हैं तो उसमें फीमेल में हीमोग्लोबिन कम है। यानी मेल में हीमोग्लोबिन ज़्यादा और फीमेल में हीमोग्लोबिन कम। जिसमें हीमोग्लोबिन ज़्यादा उसमें लोहा की मात्रा ज़्यादा, यानी मेल की शरीर में आयरन की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से मेल का शरीर हार्ड होता है, और फीमेल में हीमोग्लोबिन कम होता है तो आयरन भी कम हो जाता है, तो उनका शरीर थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। बराबर मुक्का एक मेल को मारिए एक फीमेल को मारिए, मेल को उतना नहीं लगेगा लेकिन फीमेल को ज़्यादा चोट लग जाता है। तो वो भी ये आयरन के वजह से होते हैं सब। अब आगे समझते हैं, हमारे बॉडी में पूरे रक्त जो है ना सर्कुलेट कर रहा है, इसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम या रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इसकी सबसे पहले जानकारी विलियम हार्वे ने दिया था। तो रक्त परिसंचरण की जानकारी किसने दिया, विलियम हार्वे ने दिया था। इतना समझ गया आ गया। अब थोड़ा और आगे समझते हैं लोग। अब देखिए ब्लड के कार्य क्या होते हैं, फंक्शन ऑफ ब्लड। तो ब्लड का सबसे महत्वपूर्ण काम देखिए वो तापमान का नियंत्रण करता है। जब तक आप जिंदा हैं, विलियम हार्वे साहब ने कहा था रक्त परिसंचरण करते रहेगा, और कोई भी चीज़ गतिशील रहती है तो उसमें उष्मा रहती है। आप हाथ को ऐसे ऐसे रगड़िए, आपका हाथ गर्म रहेगा। जब तक रगड़ेंगे तब तक गर्म रहेगा, छोड़ेंगे तो थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा। इसीलिए पूरा शरीर में जब तक खून दौड़ेगा तब तक हमारा शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री बना रहेगा, क्योंकि ब्लड के घूमने का भी स्पीड फिक्स है। 120 के प्रेशर से जाता है और 80 के प्रेशर से आता है, तो उसी को ब्लड प्रेशर कहते हैं। 120 आता है 80, तो इसी को कहते हैं 120/80। तो जब तक खून चलेगी तब तक शरीर गर्म रहेगा। ब्लड कहाँ जमा रहता है बाबू, एस्पिलिन में। मलेरिया नाम के बीमारी में ना एस्पिलिन खराब होने लगता है, इफेक्टेड हो जाता है, तो ब्लड भी इफेक्टेड होने लगता है। इसीलिए पूरे शरीर का टेम्परेचर घटने लगता है मलेरिया नाम की बीमारी में। तो पहला काम आप समझ गए। दूसरा काम आप समझते हैं हम लोग, पोषक पदार्थ का परिसंचरण। आप कोई भी चीज़ खाते हैं तो डाइजेस्ट होने के बाद उसका एब्जॉर्प्शन करके उसे ब्लड में मिला दिया जाता है। आप दवा खाते हैं या इंजेक्शन दिया जाता है तो उसमें न्यूट्रिशन यानी पोषक पदार्थ रहते हैं जो आपके बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। वो पूरे बॉडी में वो क्या कर देता है, परिसंचरण कर देता है। हार्मोन का भी परिसंचरण कर देता है, ये तो हार्मोन चैप्टर में पढ़ा है आपको। तो ये पोषक पदार्थों का परिवहन कर देता है। दूसरा, गैसों का परिवहन करता है। हम आपको श्वसन तंत्र में पढ़ा दिए हैं, सांस लेते हैं तो ये फेफड़ा केवल एक टंकी का काम करता है जहां ऑक्सीजन को रख देता है। यहाँ से ऑक्सीजन को ले जाने का काम ब्लड का हीमोग्लोबिन करता है, और वापस CO2 ले आने का भी काम हीमोग्लोबिन करता है। फेफड़ा केवल एक जगह प्रोवाइड करता है कि यहाँ भैया आप ऑक्सीजन रख दीजिए। तो गैसों का परिवहन यानी ऑक्सीजन ले गया और CO2 लाया।
तो ये दूसरा काम आप समझ गए। अब तीसरा काम समझते हैं, उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। शरीर में जितने भी खराब पदार्थ रहते हैं जैसे यूरिया, अमोनिया इत्यादि का परिवहन वही करता है और किडनी को ले जाके दे देता है, और किडनी उसको क्या करता है, डायलिसिस विधि द्वारा उसमें से हानिकारक पदार्थों को रख लेता है और ब्लड को कहता है अब तुम जाओ। ये हम किडनी में आपको डिटेल से पढ़ा दिए हैं। आप उत्सर्जन तंत्र चैप्टर हेडिंग डालिएगा ना तो आपको किडनी वहाँ पे मिल जाएगा। समझ में आ गया आपको? तो ये तीनों काम आप समझ गए आ गया। तो एक्चुअली आप ये कह सकते हैं कि रक्त टेम्परेचर को नियंत्रित करता है और परिवहन करता है। और परिवहन में आप तीन चीज देख सकते हैं, पोषक पदार्थ यानी न्यूट्रिशन का परिवहन कर सकता है, गैसों का परिवहन कर सकता है, हानिकारक पदार्थों का भी परिवहन करता है। निकालता नहीं है ब्लड से, हानिकारक पदार्थों को लेके घूमता है और किडनी उसमें से घिंच घिंच निकाल लेता है। समझ में आ गया? आप इसको एक स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। एक्चुअली इससे पहले वाले चैप्टर में हम बोल दिए थे कि डिस्क्रिप्शन में है और देना भूल गए थे, बट अभी उसमें लोड कर दिए हैं, आप देख लीजिएगा। इसमें हम नहीं भूलेंगे पीडीएफ देना, सॉरी इससे पहले वाले वीडियो में भूल गए थे हम पीडीएफ देना। देखिए ब्लड का आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन बता दिए। अब ब्लड का हम कंपोजिशन समझते हैं कि ब्लड किस किस चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो ब्लड में बेसिकली दो पार्ट होते हैं, एक उसका लिक्विड पार्ट और एक उसका हार्ड पार्ट। तो लिक्विड पार्ट को हम कहते हैं प्लाज्मा। लिक्विड पार्ट हो गया प्लाज्मा, जो पूरे ब्लड का लगभग 60% होता है, कहीं कहीं आपको ये 55% भी मिलेगा। और जो उसके पार्टिकल्स जो उसमें घुले हुए होते हैं उन्हें हम कार्पल्स या रुधिराणु कहते हैं। ये बचे हुए 40% होते हैं, सब 40%। तो आप इसको ऐसे समझिए, जैसे आप शरबत बनाते हैं तो पानी भी लेते हैं और चीनी भी लेते हैं, तो चीनी हार्ड पार्टिकल हो गया और पानी जो हो गया वो लिक्विड पार्ट हो गया। तो उसी तरह ब्लड में भी दो दो चीज़ मिला हुआ है। ऐसा मत समझिए कि ब्लड लिक्विड दिख रहा है तो केवल लिक्विड से बना है। आपका चाय जो पीते हैं वो लिक्विड दिखता है तो केवल लिक्विड से थोड़ी ना बनता है, उसमें चीनी भी पड़ता है, चाय पत्ती भी पड़ता है, गुल मिर्च वगैरह भी लोग डाल देते हैं। तो कई कई चीज़ के पार्टिकल्स भी पड़ते हैं और लिक्विड में दूध भी रहता है, थोड़ा पानी भी मिला दिया जाता है। तो वैसे ही ब्लड का लिक्विड भाग हो गया आपका प्लाज्मा। समझ में आ गया? और जो ठोस भाग है जो कण के समान होता है उसे क्या कहते हैं, रुधिराणु। ये बचे हुए 60% हो गए। इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट होते हैं। इनको हम समझेंगे, पहले हम लोग प्लाज्मा के बारे में देख लेते हैं। प्लाज्मा पूरे ब्लड का 60% भाग होता है, ये ब्लड को लिक्विड बना के रखे रहता है। इस प्लाज्मा में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसे फाइब्रिनोजेन कहते हैं, और एक अलग भी प्रोटीन होता है जिसे हम कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन। तो एक हो गया फाइब्रिनोजेन, एक हो गया प्रोथ्रोम्बिन। अगर आप किसी भी ब्लड को लीजिएगा और उसके प्लाज्मा में से आप फाइब्रिनोजेन और इस प्रोटीन को निकाल दीजिएगा, मेनली फाइब्रिनोजेन को निकाल दीजिएगा, तो वो ब्लड हल्का येलोइश यानी थोड़ा पीलेपन का हो जाएगा और पतला दिखेगा। ये ब्लड को गाढ़ा करके रखते हैं। तो इनको निकाल दीजिएगा ना तो वह प्लाज्मा पीले रंग का दिखेगा। एक्चुअली प्लाज्मा पीला होता ही है, वो और हल्का पीला हो जाएगा और वो पंछुछुर हो जाएगा, क्योंकि ये गाढ़ा करता है। इसको हटा दीजिएगा तो ब्लड पंछुछुर हो जाएगा और वो पीले रंग का दिखेगा। उसे हम कहते हैं सीरम। बीमारियों की जांच आपके ब्लड में से सीरम निकाल के किया जाता है। ये पीडीएफ में लिखा हुआ है, यहाँ आप बेसिकली समझिएगा। प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन हटा देने से वो ब्लड पतला हो जाता है और पीले रंग का होता है, जिसे सीरम कहते हैं। बीमारियों की जांच सीरम से की जाती है। इतना क्लियर है? अब हम समझते हैं इस साइड में रुधिराणु यानी कार्पल्स के बारे में, जो बचे हुए 40% है। देखिए ये जो रुधिराणु है इसमें आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड कार्पल्स, ये लाल रंग के होते हैं। ये वाइट ब्लड कार्पल्स, इनका रंग सफ़ेद होता है। ये एक हो गया प्लेटलेट। अब इनके ना हम टेक्निकल नाम देखिए, आरबीसी का नाम जानते हैं, वाइट ब्लड, रेड ब्लड कार्पल्स, वाइट ब्लड कार्पल्स, और ये प्लेटलेट हो गया। अब इनका थोड़ा टेक्निकल नाम याद रखिएगा, इन्हें कहते हैं एरिथ्रोसाइट। इसे क्या कहेंगे? एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट। आप सुने होंगे ल्यूकोमिया कैंसर को कहा जाता है, इसको बढ़ जाने या घट जाने से कैंसर हो जाता है, इसी से बना है ल्यूकोमिया। और इसे कहते हैं थ्रम्बोसाइट। तो प्लेटलेट का बायोलॉजिकल यानी टेक्निकल नाम क्या हो जाएगा? थ्रम्बोसाइट। डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट और आरबीसी का हो जाता है आपका एरिथ्रोसाइट। अब कभी कभी ना इनकी संख्या पूछ देता है। इनकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है इसमें आरबीसी, 50 लाख। इसे मिलियन में करेंगे तो 5 मिलियन हो सकता है, तो हम 5M लिख देते हैं, 5 मिलियन। किताबों में अक्सर 5 मिलियन लिखा रहता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसकी संख्या कितनी होगी? 50 लाख। डब्ल्यूबीसी की संख्या पूछेगी तो 10,000 और प्लेटलेट की संख्या 2 लाख।
प्लेटलेट कितना हो गया 2 लाख, WBC 10,000 और RBC जो हो गया 50 लाख हो गया। अब एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ के फंसा दिया था, कहा था कि रक्त के रुधिराणु में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है, तो लड़कों ने मार दिया था प्लाज्मा के। बाबू अगर कहेगा कि रक्त में सबसे ज्यादा मात्रा यानी पूरे होल ब्लड में सबसे ज्यादा मात्रा, तब ना आप प्लाज्मा दीजिएगा, उसका तो क्वेश्चन उधर से है ही नहीं है। एग्जाम में जो क्वेश्चन दिया था कि रुधिराणु